Assalamu alaikum dear student. Our next topic is common human disease. जो डिसीज़ है, अब ये डिसीज़ का पार्ट आ गया. इससे पहले वाला जो हम लोग पार्ट देखे हैं वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, एंटीजन का इम्यूनिटी सिस्टम वाला, ABO ब्लड ग्रुप वाला है ना. तो ये सब आप याद रखिए. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉमन ह्यूमन डिसीज़. डिसीज़ किसको बोला जाता है? डिसीज़ इज़ द कंडीशन ऑफ disturbed functioning of one or more organ or organ system of the body caused due to the infection, defective diet और heredity. डिसीज़ ये बॉडी का जो फंक्शन है, जो ऑर्गन फंक्शन कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है या सम टाइम कुछ डैमेज हो जाता है, उसका कॉज इन्फेक्शन कुछ हो जाता है डिफेक्टिव डाइट की वजह से, या कभी कभी हेरिडिटी कैरेक्टर भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, डिसीज़ को क्रिएट करने में. दे आर ग्रुप्ड इनटू कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिसीज़. तो सबसे पहले जो कॉन्जेनाइटल डिसीज़ है, इसमें द डिसीजेस प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आर कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल डिसीज़. कॉन्जेनाइटल डिसीज़ किसको बोला जाता है कि ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ बर्थ ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये कॉन्जेनाइटल डिसीज़ है. दे मे बी परमानेंट एंड इनक्यूरेबल. ये कैसी होती है? परमानेंट ये डिसीज़ होती है और जल्दी ऐसा रहता है कि ये अच्छी नहीं होती है, इनक्यूरेबल होती है. बट ड्यू टू द मॉडर्न टेक्निक्स सम डिसीज़ कैन बी ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी, इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. लेकिन कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो हेरिडिटी वाली होती है. सबसे पहले तो इसका इलाज नहीं होता, लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए उसका इलाज निकल गया है. तो वो कैसे निकला है कि जीन थेरेपी के ज़रिए उसको वो टेक्निक यूज़ करके हेरिडिटी डिसीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, या इंजाइम रिप्लेसमेंट के ज़रिए, ये भी थेरेपी है एक, है ना. एक्वायर्ड डिसीज़. एक्वायर्ड डिसीज़ कैसी होती है? द डिसीजेस डेवलप आफ्टर बर्थ इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड डिसीज़. आफ्टर बर्थ में जो डिसीज़ डेवलप हो रही है वो एक्वायर्ड डिसीज़ है. तो ज़्यादातर डिसीज़ कैसी होती है? एक्वायर्ड डिसीज़ ही होती है. इट इज़ डिवाइडेड इंटू कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़. अब देखो, पहले नंबर की जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिसको इन्फेक्शियस डिसीज़ बोला जा रहा है, ये कैसी है? The disease which are transmitted from infected person to another person directly or indirectly are called communicable disease. For example, malaria. एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर हो रहे, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है ये डिसीज़, और इनडायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो रही है. तो ये कौन सी है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है. इसकी एग्जांपल दी गई है मलेरिया. Next one is the non-communicable disease or non-infectious disease. Does the diseases which cannot be transmitted from infected to healthy person directly or indirectly are called as non-communicable disease. For example, cancer, deficiency disease. अब देखिए, नॉन कम्युनिकेबल ये ऐसी डिसीज़ है जिसमें दे कैन नॉट बी ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. जैसे अगर कैंसर वाला कोई पेशेंट है, तो उसको अगर हम लोग छू ले रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को भी वो डिसीज़ हो जाएगी. ऐसा नहीं है. दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़, है ना. जो डिफिशियंसी डिसीज़ है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, उसकी डिफिशियंसी से जो हो रहा है, जैसे आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज़ नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी इज़ स्कर्वी, जो चाइल्ड में होती है ना. तो ये सब डिसीज़ ऐसी है जो कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल है. इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज़. पैथोजन, वेक्टर एंड पैरासाइट. तो पैथोजन द डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज अ पैथोजन. जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, जिससे डिसीज़ हो रही है, ये पैथोजन, वायरस या बैक्टीरिया से, ये सब पैथोजन है. पैथोजन उसको ही बोला गया है डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को. वेक्टर, पैथोजन्स यूज्ड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर
स्प्रेडिंग द डिसीज इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर किसको बोला गया है? वेक्टर वेक्टर किसको बोला गया है? पैथोजेंस यूज्ड अदर ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई, ये कोई और ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए डिसीज़ को स्प्रेड करते हैं, तो ये वेक्टर कहलाते हैं। जैसे मॉस्कीटो एक्ट एज अ वेक्टर फॉर प्लाज्मोडियम पैथोजन। मॉस्कीटो बाइट करता है ना। अब ये डिसीज़ वेक्टर के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर कर देता है पैथोजन, या कोई भी पैथोजन या माइक्रोब्स। दीज वेक्टर्स आर पैरासाइट, उसको ही पैरासाइट बोला जाता है। अब पैरासाइट्स कैसे होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट, ये होस्ट सेल से अपना फूड, अपनी नरिशमेंट हासिल करते हैं, उसको पैरासाइट बोला जाता है। ये इंडो पैरासाइटिक भी होते हैं, एक्टो पैरासाइटिक भी होते हैं। तो द पैरासाइट लिव्स इनसाइड द होस्ट called as endoparasite and the parasite lives outside the host is called ectoparasite। तो ectoparasite बेड बग है ना, खटमल जिसको बोला जाता है। अब प्लाज्मोडियम मॉस्कीटो बाइट किया है, ये पैथोजन वेक्टर के थ्रू अपने बॉडी के अंदर इंटर किया है, तो ये इंडोपैरासाइट हुआ। उसके बाद फर्स्ट डिसीज़ इज़ मलेरिया। इट इज़ अ वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ये वेक्टर बोर्न इन्फेक्शियस डिसीज़ है। अब किसके ज़रिए हो रही है? प्लाज्मोडियम के ज़रिए हो रही है। देयर आर 4 स्पेसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। एक तो प्लाज्मोडियम वाइविक्स है, प्लाज्मोडियम ओवेले है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम इट इज़ कॉजेज अ सीरियस इलनेस वाइल अदर्स आर रेयरली फैटल। जिसमें से ये वाला डेंजर है, बाकी कैसा है? रेयर केसेस होते हैं। उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया क्या है? ये मलेरिया बहुत सारे लोगों को हो चुका है, तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है कि मलेरिया ऑब्जर्व्ड आफ्टर 7 to 15 डेज ऑफ बाइटिंग ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्कीटो। ये इसके सिम्टम्स नज़र आना स्टार्ट होते हैं कब? जब 7 से 15 दिन हो चुका रहता है, इन्फेक्टेड मॉस्कीटो जब बाइट कर चुका रहता है। तो इनिशियली इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, चिल होता है। आर ऑब्जर्व्ड बाय इट इज़ बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एज मलेरिया। डिफ़िकल्ट क्या होता है इसमें कि इसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, डायग्नोस किया जाए कि ये मलेरिया ही है। The classical symptoms are cyclic high fever followed by sweating and shivering। कैसा? एकदम थर थर वाला फीवर आता है, ऐसे काँप रही है बॉडी वैसे वाला। For 4 to 6 hours फीवर रहता है। एंड अगेन रिपीटेड एवरी 2 to 3 days, हर 2 से 3 दिन के बाद ये इतना फीवर आता है, तो समझ में आता है कि उसको मलेरिया हो गया। वोमिटिंग होती है, कन्वल्जन होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है जिसको कन्वल्जन बोला जाता है। आर्थ्रालेजिया जॉइंट पेन होता है, एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आरबीसीज। हेमोग्लोबिनुरिया हो जाता है जिसमें एक्सक्रीशन ऑफ फ्री हेमोग्लोबिन इन यूरिन। यूरिन के ज़रिए हेमोग्लोबिन का पार्ट निकलने लगता है बॉडी के बाहर। लीवर इनलार्जमेंट हो जाता है जिसको हेपेटोमेगैली बोला जाता है। रेटिनल डैमेज हो जाता है, आई इन्फेक्शन हो जाता है। एंड सेरेब्रल मलेरिया मतलब ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब ब्रेन इन्फेक्शन कब हो जाता है? मलेरिया काबू में नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट हम लोग कर भी रहे हैं उसका, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आखिरी में क्या हो जाता है? ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है उसको सेरेब्रल मलेरिया बोला जाता है। सेरेब्रल एक पार्ट हम लोगों के ब्रेन का। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड बाय अ वेक्टर दैट इज़ फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो। किसके ज़रिए हो रही है? फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो ये जब बाइट कर रही है पर्सन को, तो उस वक्त एनाफिलस मॉस्कीटो सक द ह्यूमन ब्लड सक करता है, ट्रांसफ़र करता है ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड को। उसको स्पोरोजोइड ट्रांसफ़र किया, अब ह्यूमन सर्कुलेशन ब्लड का स्टार्ट है, तो स्पोरोजोइड रिप्रोड्यूस असेक्चुअली शीज़ोगोनी बाय फिजन प्रोसेस इन लीवर सेल और आरबीसीज में गया वो स्पोरोजोइड जाके अब वहाँ पे क्या क्या बनाता है देखो। तो द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स आर कॉल्ड मेरोजोइड।
न्यूली फॉर्म सेल बना जिसको नाम क्या दिए, मेरोजॉइट। क्या था पहले, स्पोरोजॉइट था, शीजोजॉइट था, फिर स्पोरोजॉइट था, फिर उसके बाद न्यूली फॉर्म मीरोजॉइट सेल बना। द सेल फॉर्म्ड इन आरबीसीज फंक्शन एज गैमेटोसाइट, जिसको गैमोगोनी बोला जाता है। उसके बाद गैमेटोसाइट ऑफ इफ टेकन अब बाय फीमेल मॉस्किटो फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन द गट ऑफ मॉस्किटो एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो जो जाइगोट का स्ट्रक्चर बना ये 2n नंबर का कन्वर्ट हुआ, oocyte इसका बना ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ मियोसिस। इन oocyte विच प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट, जो n नंबर का है, विच माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड एंड रेड्यू टू इन्फेक्ट न्यू ह्यूमन होस्ट। देखो सबसे पहले स्पोरोजोइट से पहले मॉस्किटो सबसे पहले बाइट किया, बाइट करने के बाद कौन सा मॉस्किटो, एनाफिलस फीमेल मॉस्किटो। बाइट होने के बाद ये अपनी मॉस्किटो ब्लड के अंदर क्या इंटर किया, बाइट के ज़रिए स्पोरोजोइट, है ना। और उसके बाद स्पोरोजोइट असेक्चुअली रिप्रोड्यूस हुआ और शीजोगोनी बनाया, कहाँ पे, लीवर सेल के अंदर। और उसके बाद वो मेरोजॉइट सेल्स बनाए, मेरोजॉइट सेल्स के ज़रिए गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का फ्यूजन हुआ। और गैमेटोसाइट बनने के बाद कहाँ पे, गट रीजन ऑफ मॉस्किटो जाइगोट का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जो कि 2n नंबर का बना। अब ये कन्वर्ट हुआ oocyte में। अब उसके बाद मियोसिस के थ्रू वो oocyte प्रोड्यूस किया लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट्स जो n नंबर के थे। अब ये माइग्रेट हो गए सलाइवरी ग्लैंड में और रेडी हो गए इन्फेक्ट फॉर अ न्यू ह्यूमन होस्ट, किसी और ह्यूमन बॉडी की कोई और होस्ट को, न्यू होस्ट को ह्यूमन बीइंग के अंदर का पकड़ने के लिए। तो ये ऐसे ही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किसका, मलेरिया का। अब इसमें डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस कैसा रहता है इसका। तो इट कैन बी डायग्नोस्ड बाय माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लड स्मेयर के ज़रिए डायग्नोस किया जाता है कि पर्सन सफरिंग इन मलेरिया। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक इज़ ऑल्सो यूज्ड, है ना। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है इसका, इट इंक्लूड आर्टिमाइसिनाइन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापीज़। क्या नाम दिया गया है, आर्टिमाइसिनाइन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरापीज़। WHO रिकमेंडेड 5 डिफरेंट ACTS से डिनोट किया गया है, दैट इज़ आर्टेस्टेनेट, सल्फाडॉक्सिन, प्राइम इथामाइन, क्यूनिन इज़ ऑल्सो यूज्ड। इसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स हैं वो बताया जा रहे हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इसका कैसे किया जा सकता है, तो कैसे करेंगे इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे करेंगे इसका। तो मॉस्किटो बाइटिंग मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग मॉस्किटो नेट के ज़रिए या इंसेक्ट रेपेलेंट के ज़रिए, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड बाय ड्रेनिंग द स्टैगनेंट वाटर वेयर मॉस्किटो लेज एग्स। जहाँ पे मॉस्किटोज़ के एग्स प्रेजेंट हैं वहाँ पे हम लोग इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे। मॉस्किटो लार्वा कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल मेथड, जैसे गम्बोसिया फ़िश के ज़रिए। ये फ्रेश वाटर फ़िश है, अगर पानी में डाल दिया जाता है तो ये उसके लार्वा को किल कर देता है, इंगल्फ कर लेता है। अब यहाँ पे टेबल बताया गया है, इस टेबल में ये बताया गया है कि स्पेसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन रहता है वो, और पैटर्न ऑफ हाई फीवर रहता है या लो फीवर रहता है ना। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स 14 दिन रहता है ये, हाई फीवर इसमें रहता है 48 घंटा, इसका इंटरवल दिया गया। प्लाज्मोडियम मलेरी का 28 डेज रहता है, हाई फीवर रहता है, आफ्टर 72 आवर्स के इंटरवल में फीवर आता है इसमें। प्लाज्मोडियम ओवाले में 17 दिन फीवर रहता है, हाई फीवर आफ्टर 48 आवर्स इंटरवल। हाई फीवर कब रहता है, हर 48 घंटे के बाद हाई फीवर रहेगा, 17 दिन तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में 12 डेज रहता है, हाई फीवर एट इरेगुलर इंटरवल बिटवीन 22 to 48 आवर्स।
इतना उसमें फीवर प्रेजेंट रहता है, ये अब इरेगुलर वो रहता है इंटरवल उसका। द टाइम इंटरवल फ्रॉम द इन्वेजन मीन्स इंटर ऑफ अ पैथोजन टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। किसको बोला जा रहा है इंक्यूबेशन पीरियड? टाइम इंटरवल किसका? इंटर ऑफ द पैथोजन टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज कॉल्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, नेक्स्ट टाइम, अच्छा ये आपको याद रहना चाहिए है ना, आप लोगों को नोट्स भी बनानी है और मैं लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के लास्ट में आपको नोट्स दूंगी। अभी फ़िलहाल आप इतना याद करिए जितना आपको वीडियोस में बताया गया है। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक एमीबायोसिस नेक्स्ट पीरियड में।